नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कल करवा चौथ की छुट्टी रखनी पड़ी क्योंकि बहनों का बहुमत है। खैर, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्ण विचार, और उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, रचना के आधार पर भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, और ऊ का स्थान कहाँ होता है, स्वर कितने स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है। पहला प्रकार था मात्रा काल या समय के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जो सारणी के अंदर हैं वो ह्रस्व, जो बाहर हैं वो दीर्घ हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के थे, अनुनासिक और निर्नुनासिक। उसके बाद हमने पढ़ा जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। हमने पढ़ा था मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। इस प्रकार से हमने पढ़ा। और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा हमने भाषा के बारे में जाना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। कुछ नई चीजें सीखोगे। अगर मैं नई चीज नहीं सिखा पाता हूं तो फिर क्लासेस दूसरी बार रिकॉर्ड करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन मैं कुछ नया सिखाऊंगा, ये पक्की बात। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, सबसे पहले ये वर्गीकरण किस आधार पर है कि भाई हम व्यंजन जो होते हैं वो मतलब यूं मान लीजिए कि उनके उच्चारण स्थान जो होते हैं अलग अलग जगह होते हैं, या कुछ व्यंजनों के अलग अलग नाम है। बल्कि ये व्यंजनों का नहीं, बल्कि ये कोशिश मैंने प्रयास किया है कि इसमें आपको मैं लास्ट तक वर्ण जो स्वर हैं उन सबको बता दूं। यानी ये केवल व्यंजनों का नहीं बल्कि वर्णों का वर्गीकरण है एक तरह से। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अक्सर प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो याद रखें, चाहे तो पूछे आपसे स्पर्श व्यंजन, चाहे पूछे वर्गीय व्यंजन, चाहे पूछे स्पृष्ट व्यंजन, और चाहे पूछे स्फोटात्मक ध्वनियां। अब यहां पर आइए आप लोग, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस ली है तो मैंने आपको आनंद वर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत पढ़ाया था, तब यह शब्द जो है सिद्धांत है ना, तब यह शब्द जो है आपको वहां देखने को मिला था, स्फोटात्मक, है ना। खैर, तो जो स्पर्श व्यंजन है वो क से लेकर म तक होते हैं। आप जानते हैं कि क, ख, ग, घ और ङ, ये क्या है, अंग है। आप इसे ड़ पढ़ते हो तो ड़ मत पढ़ना, ये होता है ड, ये होता है ड़, और ये होता है अंग। ये तीनों अलग अलग हैं, अंग, ड़ और ड। इस प्रकार से ये 3 स्थितियां हैं। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, अंग, यानी अगर आप चाहो तो इनको स्पर्श व्यंजन बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो स्पर्श व्यंजन? क्योंकि स्पर्श व्यंजन यानी ये जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका उच्चारण करते समय मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श करता है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये वर्गीय हैं, यानी ये एक परिवार में बंधे हुए हैं, इनके सबके अलग अलग वर्ग हैं। ये क वर्ग नाम से जाना जाता है, ये मुखिया होता है च, तो च वर्ग नाम से, ये ट मुखिया, ट वर्ग नाम से। ठीक है, और स्फोटात्मक ध्वनियां होती है क्योंकि सारी गूंज और ध्वनि, जो हम यूं बोल सकते हैं कि जो अल्प प्राण, महाप्राण, सगोश, अघोष पढ़ते हैं, वो इन्हीं में से होते हैं। ठीक है, मोस्टली इन्हीं में से होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। एक बार शायद प्रश्न आया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो क से लेकर म तक जब आप टोटल संख्या करते हो तो 5 वर्ग हैं, और 5 इंटू 5 जो होते हैं वो 25 हो जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन। क्या है अंतस्थ व्यंजन? किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन, एक तो मैं अक्सर याद करने के लिए यूं बताता हूं कि अंतः स्थल से निकलने वाली ध्वनियां अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। लेकिन आज आपको कुछ नई बात बताते हैं जो इस शब्द के पीछे छिपी हुई है। वो बात क्या है? अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब है जो स्वर और व्यंजन, जो स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि है, यानी अंतस्थ आएगा यहां पर, जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है और न ही पूर्ण रूप से जो है वो क्या है, व्यंजन है। न स्वर और न ही व्यंजन। समझ के बात? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। इन्हें ईशत विवृत भी कहा जाता है। बिल्कुल, चाहे आप संस्कृत में कहा जाता हो, लेकिन हमें याद रखना है कि निम्न में से ईशत विवृत ध्वनि कौन सी है। तो सर हमें ये क्यों याद रखना है? हम अंतस्थ याद रखें तो क्या दिक्कत हो सकती है सर?
तो ये दिक्कत ये हो सकती है, क्योंकि देखिए एक समय था 2012 के आसपास का, 12-13, तब क्या है इस टाइप के सरल क्वेश्चन आते थे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में कंटेंट नहीं था, यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब तो 2005 के बाद है। ठीक है, तो उस वक्त कोई ऐसा तो है नहीं 5 में आते ही ये पॉपुलर हो गया, आजकल जैसे ही कोई चीज आती है तो पॉपुलर हो जाती है। तो इसका क्रेज तो मोस्टली कोरोना में बढ़ा यूट्यूब का। तो उससे पहले कंटेंट नहीं था, ऑफलाइन कोचिंग के पीछे दौड़ते थे, कुछ किताबें पढ़ ली, नोट्स मिल गए, यूं करके काम चलता था। तो उस वक्त आप यहां से प्रश्न मिल जाते थे। अब कहीं ना कहीं आपको अंतस्थ नहीं पूछा जाएगा, उसका दूसरा नाम ईशत विवृत, क्योंकि अधिकांश लोग जो होते हैं वो भेड़चाल चलते हैं। मैं देखता हूं कि फर्स्ट ग्रेड का कल रिजल्ट आया और लगभग 10 से 11 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए, इसमें कोई संदेह, क्योंकि पिछली बार तो अपना मोस्टली इतना यूट्यूब वगैरह पे था ही नहीं, फिर भी 10 से 11 सिलेक्शन है जो ऑफलाइन बैच से वगैरह से हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तो एक चलती है कि जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे रणनीति पूछते हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं बिल्कुल सेलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन रणनीति वही है, रणनीति वही है कि आपको नियमित क्रमबद्ध अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे मार्गदर्शन में बराबर पढ़ना पड़ेगा। रणनीति आज भी वही है, सिलेक्शन का जो रास्ता है, मार्ग है, वो सेम डिटो वही है, इस बात का विशेष याद रखना। सिलेक्शन का मार्ग वही है, आप गलत मार्ग गलत ट्रैक पे हो, उनसे हम किताबें पूछेंगे, अरे आप किसी से किताब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। आप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट से कभी किताब मत पूछो, उससे उसकी रणनीति पूछो। रणनीति आप देखोगे हर सिलेक्टेड कैंडिडेट की रणनीति लगभग समान होती है। तो हम, अच्छा तूने कौन सी किताब पढ़ी, मैं वही पढ़ूंगा। किताब पढ़ने से सिलेक्शन होता तो किसी के पास कोई दूसरी किताब है, किसी के पास बी किताब, किसी के पास सी किताब, सबके पास अलग अलग होती है, उसमें से पढ़ किस तरह रहा है वो। अब ये कंटेंट आपको हर किताब में मिलेगा, लेकिन जरूरत है आप इसे पढ़ कैसे रहे हो, समझ रहे हो बात आप? तो ध्यान रखें, अंतस्थ व्यंजन या ईशत विवृत नाम से जानी जाती है, वो ये 4 ध्वनियां हैं। कौन सी है? य व य र व यर लव, ठीक है। कौन सी है 4 ध्वनियां? य र लव, ये 4 ध्वनियां जो है वो ईशत जो है वो कहलाती है। अब यहीं पर आता है कि अब देखिए इसमें आपको यूं समझा सकते हैं कि जो अंतस्थ ध्वनियां होती है य र लव, इनका एक तो सही क्रम आपको आना चाहिए। तो सही क्रम होता है य व र ल। अब एक यहां पर जब ये क्रम बताते हैं तो कुछ कमेंट्स आते हैं या स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्रम तो यवरल जो है वो संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है, हिंदी में तो यरल क्रम नहीं, ऐसा नहीं है। देखो य किससे बना है? ई और अ से य बना है, ठीक है। व किससे बना है? ऊ धन अ से क्या बना है? व। और उसके बाद हम र पे आते हैं, उसके बाद हम ल पे आते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा, उसके बाद उ, उसके बाद र। तो यानी कहने का मतलब य व र ल, ये इसका सही क्रम है और आप सही क्रम याद रखोगे। अब बात आती है, अब बात क्या आती है? तो ठीक है य व र ल। अब बात क्या आती है कि ये जो 4 हैं इनका फिर से जो है वर्गीकरण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं र के बारे में, इसको एक बार रोकते हैं, र के बारे में। र को लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात 3 नामों से जाना जाता है। र जब बोलते हैं र, तो जीभ लुढ़कती है कहीं ना कहीं, लुंठित। मैं इसको यूं ही समझाता हूं क्योंकि आपको नहीं पूछा जाएगा लुंठित की परिभाषा क्या है। लुंठित जीभ लुढ़कती है, ल लुढ़कना, ल लुंठित। तो लुढ़कती है र कंपन होता है, प्रकंपन, प्रकंपित। भाई प्र का अर्थ अक्सर लोग बोलते हैं सर प्र का मतलब क्या होता है? प्र का मतलब ही विशेष होता है। कोई चीज विशेष है तो विशेष तो बहुत सी चीजें हो सकती है, मगर कोई विशेषों में भी विशेष है, ठीक है ना भाई। राजा है वो अपने आप में विशेष है, लेकिन जो राजाओं का राजा है, समझ रहे हो बात आप? ठीक वैसे ही तो र जो है इसे लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात बोला जाता है, क्योंकि जब र का उच्चारण करते हैं, र का उच्चारण करते हैं तो कंपन जात, कंपन होता है, प्रकंपन होता है और लुंठित जीभ लुढ़कती है। इसको यूं याद रखोगे, आपको हमेशा याद रहेगा। ल का मतलब होता है पार्श्विक। अब पार्श्विक क्यों बोलते हैं सर इसे? देखो पार्श्व जो है ना उसका अर्थ होता है बगल का। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल का। पार्श्व का अर्थ होता है बगल का, यानी जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो मुख्य अवरुद्ध। भाई आप कहीं मार्ग में जा रहे हो तो बोर्ड लगा दिया कि कार्य प्रगति पर है, कृपया साइड की गली से निकले, हेलमेट चेकिंग है, तो आप गलियों में एंट्री करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। जब आप ल बोलते हैं ल, तो जीभ जो होती है वो आगे आके मार्ग अवरुद्ध कर लेती है, यानी हाईवे जाम कर देती है। तब हवा बगल से निकलती है, ल ल ल ल ल। आप बोल के चेक कर लो,
ध्यान रखना पास में इधर उधर कोई है नहीं, गड़बड़ सोचेंगे क्या हो गया। हाँ, ध्यान से बोलना। तो ल बोलते हैं तब हमारे मुख के पार्श्व भाग से हवा निकलती है, इसीलिए हम ल को पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। फिर आते हैं य और व। ये जो य और व है, देखो मैंने क्या कहा, अंतस्थ ध्वनियां हमेशा स्वर और व्यंजन के बीच की अंतस्थ की होती है, बीच की ध्वनि होती है। यानी य और व हम जब बोलते हैं तो आता है, जब हम बोलते हैं तो आता है रेडियो, लेकिन असल में जब लिखते हैं तब क्या आता है, रेडियो। इसी तरह हम बोलते हैं कछुआ आता है, लेकिन होता क्या है असल में, कछु आ होता है। क्या होता है, कछु आ होता है। तो बोलने में य और वह आते हैं, लेकिन लिखने में आ या ओ आते हैं। जब इनकी लड़ाई व्यंजनों से होती है, स्वरों से होती है, तब ये मैच हार जाते हैं। इसीलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों से संघर्ष नहीं कर पाते हैं। संघर्षहीन व्यंजन, इनको अल्प विवृत भी कहा जाता है। ये विवृत नहीं है बल्कि अल्प विवृत है, यानी विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत और विवृत। लेकिन ये अल्प, ये थोड़े से खुलते हैं, यह बोलते हैं तो थोड़ा सा। और इनको अर्ध स्वर बोला जाता है। अर्ध स्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बोलने में तो य और व आता है, लेकिन लिखने में ओ या आ आता है। ये अर्ध स्वर है, ये संघर्षहीन है, ये अल्प विवृत है। क्या है, अल्प विवृत है। ल पार्श्विक है और र जो है वो लुंठित है, प्रकंपित है और कंपन जात है। समझ गए बात आप? तो ये हो गई बात, य व र ल की चारों की बात हो जाती है। अब बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं ऊपर। अब अपन बात करते हैं ऊष्म। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये चार होते हैं, ये ऊष्म संघर्षी होते हैं। इनको ऊष्म व्यंजन कह दो या फिर इनको संघर्षी कह दो। अब ऊष्म का अर्थ तो होता है गर्मी। क्या होता है, ऊष्म का अर्थ तो होता है गर्मी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन चारों को जब बोलते हैं तो हमारे मुख में हमारे मुंह से मतलब थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है। क्या वास्तव में होती है क्या? चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, आप नोटिस कीजिए, अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली है। जब कड़ाके की ठंड आ जाएगी दिसंबर जनवरी में, तब आपके मुंह से सबसे ज्यादा निकलने वाले ये चार ही वर्ण होंगे। कभी आपके मुंह से निकलेगा क क क क क क चा 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 ट ट ट ट ट मम मम प प प प ऐसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये चार ही ध्वनियां ज्यादा निकलेगी, इसीलिए इनको ऊष्म, यानी इसमें गर्मी तो है। ये संघर्ष, रगड़ खा के निकलती है बात, इसीलिए गर्मी उत्पन्न करती है। तो ये श श श ह, ये चारों जो है वो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब फिर क्या होता है, हमने रट लिया संघर्षी और ऊष्म, लेकिन कई बार ये पूछते हैं पेपर में कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी कौन से नहीं है। तो यानी ये निकलते हैं। इसके साथ साथ ये चार ध्वनियां ऐसी है, च, छ, ज और झ, कहीं ना कहीं इनको बोलते हैं तो थोड़ा सा घर्षण होता है। यानी जो स्पर्श तो है ही, क्योंकि स्पर्श व्यंजन में शामिल होते हैं, आपको पता है, क से म के बीच में, साथ में इनमें रगड़ भी होती है, यानी घर्षण भी होता है, इसलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी रखा गया है। तो ऊष्म संघर्षी कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, स्पर्श कौन से हैं, स्पृष्ट कौन से हैं, वर्गीय कौन से हैं, स्फोटात्मक ध्वनियां कौन सी, अंतस्थ कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है, लुंठित कौन सा है, प्रकंपित कौन सा है, कंपन जात कौन सा है, ये आप सबको बता दिया। फिर आती है ध्वनियां ड और ढ। देखिए, ये ड है और ये ड़ है। ड ड़ ड ड़ ड ड़ ड ड़, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अलग अलग है। इन दो ध्वनियों को, ड़ और ड को, जो है उच्छिप्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्छिप्त ध्वनियां, उतधन क्षिप्त। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। जब आप ड़ ढ ड़ ढ ड़ ढ, जब आप उच्छिप्त ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो मुख है वो किसी चीज को बाहर फेंक रहा है। ढ ढ ढ ढ, तो उच्छिप्त यानी फेंका हुआ। ये इसको ताड़न जात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ताड़न जात। ये देखो, ताड़न जात है, ये कंपन जात है, दोनों का अंतर समझ जाना। कंपन जात र है, लेकिन ताड़न जात जो है वो ढ ढ है। ठीक है, अब आप देखिए, ये इनको स्पष्ट बोला जाता है। किनको बोला जाता है स्पष्ट? ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको क्या बोला जाता है? स्पष्ट ध्वनियां बोला जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? द्विस्पृष्ट। क्या रखा गया है? द्विस्पृष्ट। तो सर ऐसा क्यों रखा गया? देखो, स्पष्ट व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन है एक तरह से, और ये यानी ये व्यंजन स्पर्श की तरह भी काम में आते हैं।
इसीलिए इनका द्वि स्पष्ट ध्वनि है। अच्छा, ये द्विगुणी है। क्या है ये? द्विगुणी व्यंजन है। ड ढ, समझ गए बात आप? द्विगुणी, इनको द्विगुणी कहते हैं। इनको द्वि, भाई गुणी कौन से हैं? अगर मैं इनका एक नाम और रखूं, ये सारे गुणी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये गुणी व्यंजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणी व्यंजन। और तो ये द्विगुणी, ये स्पष्ट कहलाते हैं, तो ये द्विस्पष्ट, क्योंकि ये भी तो भाई ट वर्ग के ही तो माने जाएंगे। क्योंकि जैसे ही अगर हम जो मानक वर्णमाला देखेंगे तो जहां ड आया है उसके जस्ट आगे ये आएगा, जहां ढ आया है उसके जस्ट आगे ये आएगा। समझ गए? तो इनको उच्छिप्त फेंका हुआ, उच्छिप्त का मतलब था फेंका हुआ, ताड़न जात या द्विस्पष्ट या द्विगुणी भी कहा जाता है। अब बात आती है अ को हम उदासीन बोलते हैं। हमने कल पढ़ा था कि स्वर 11 होते हैं मगर मात्राओं की संख्या 10 ही होती है। तो याद रखें, अ को उदासीन बोला जाता है। मतलब गूंगा भी होता है ना, कुछ नहीं करोगे, मुंह हिलाओगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तो भी तो ध्वनि निकलेगी, ये उदासीन होता है। अंग और अह ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं? अयोगवाह, यानी इनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व तो कुछ नहीं है, ये सदैव स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब आप चीज एक ध्यान में रखो, देखो हमने लिखा क धन अ, क्या बना? क। अब बात को समझना, ये क्या है सर? ये व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन। ठीक है, अंग को देख रहे हैं, ये अ प्लस ये हुआ। अब देखिए, ये जो अयोगवा है यानी अंग और अह, या फिर मैं यहां लिख देता हूं अ प्लस विसर्ग, लिख दिया। ठीक है, अब ये जो अंग और अह है ये क्या नहीं है? ये व्यंजन नहीं है। बोला सर व्यंजन कैसे नहीं है? देखो, व्यंजन जो होता है उसमें स्वर हमेशा बाद में आता है ना। जब ये क है तो इसमें स्वर हमेशा व्यंजन के बाद में आके जुड़ता है। बात समझ आ गई? स्वर हमेशा बाद में आके जुड़ेगा। लेकिन इसमें स्वर कहां जुड़ रहा है सर? इसमें तो स्वर पहले जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? इसमें तो स्वर पहले जुड़ रहा है, जबकि स्वर कहां जुड़ना चाहिए? बाद में। अगर क के बाद में, यानी जो भी ट के बाद में, च के बाद में, छ के बाद में, हमेशा स्वर व्यंजनों के पीछे जुड़ता है, यानी उसके बाद में जुड़ता है। लेकिन इसमें कहां जुड़ रहा है? पहले, तो इसलिए यह व्यंजन नहीं है। दूसरा, स्वर क्या है? ठीक है, स्वर क्या है? अब स्वर जो होते हैं वो सदैव व्यंजन के साथ आते हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्वरों की देखो, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वरों की सहायता कौन लेते हैं? स्वरों की सहायता तो लेते हैं व्यंजन, लेते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लस के बाद जुड़ते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं? लेकिन ये स्वरों की सहायता से तो बोले जा रहे हैं, लेकिन स्वर जुड़ आगे रहे। तो जब ये स्वरों की सहायता से बोले जा रहे हैं तो ये स्वर भी नहीं है, क्योंकि अ का सहयोग लिया ना, तो ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है। इसीलिए इनको अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मेरी बात को समझ गए? जहां तक मैं समझता हूं अभी तो कुछ समझे नहीं, क्योंकि हमारे 10th क्लास के बच्चे भी जो हैं वो भी क्लास को देखते हैं। देखिए, ये भी अच्छी बात है कि उनको भी धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाई की ओर लाने का प्रयास है। उनको गाइड डेली रात को 9 बजे देखते हैं। भाई कोई कमेंट करके बताओ, देखें क्या मुझे भी नाम देखने को मिलेगा कि आप अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये उनके व्याकरण लगती भी है 10th क्लास में। तो आप भी जो 10th के बच्चे हैं वहां तक जरूर शेयर करें। मैं फिर बता देता हूं, देखो, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। जैसे क धन अ, तो यहां पर इसने व्यंजन ने क्या ली? स्वर की सहायता ली। ठीक है, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये भी क्या है? स्वरों की सहायता से बोला गया है, तो ये व्यंजन होना चाहिए। लेकिन स्वर हमेशा पीछे आता है, जबकि इसमें आगे आया, इसलिए ये व्यंजन नहीं है। दूसरा, ये खुद स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, इसलिए ये स्वर भी नहीं है। ये बात मैंने समझानी थी और वो समझा दी। इसीलिए इनका अयोगवा ध्वनियां कहते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब बात आती है ह की। जो हमने श श श ह पढ़ा, उष्म या संघर्षी पढ़े, उनमें एक आता है ह। ह को संस्कृत में कहते हैं कि भाई ह जो है वो नाभिक्य व्यंजन है। बोला कैसे नाभिक्य है? बोला ह इसलिए नाभिक्य है क्योंकि ध्वनि नाभि से आती है। ह मंत्रों का उच्चारण करते हैं ह। लेकिन अपने हिंदी वाले जो है बड़े स्मार्ट हैं, वो बोलते हैं भाई अपने तो कोई नाभि तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने तो यहीं से आ जाती है ह ह ह, यहीं से आ जाती है ह ध्वनि। तो इसीलिए हमारे लिए तो ये काकल्य है, नाभिक्य संस्कृत में है। हमारे लिए तो ये क्या है? काकल्य, क्योंकि अपने कागले से ही ध्वनि आ जाती है। इन कागलो बोला नहीं आप मारवाड़ी में,
है ना। तो काकल्य नाभिक, या इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अली जिह्वा भी बोल, अली मतलब यानी एक तरह छोटी जीभ, आगे की जीभ कह सकते हैं, ठीक है। तो ह को काकल्य नाभिक्य या अली जिह्वा भी कहते हैं। ये जो 5 ध्वनियां हैं इनको नासिक्य कहते हैं, बिल्कुल, ये नाक से बोली जाती है। पंचम अक्षर अनुस्वार है नासिका, ठीक है, पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। ये जो है ये ध्वनियां सरल जन, इनका सही क्रम बता देता हूं, न स ज र ल, इनको दोस्तों बोला जाता है वर्त्स्य ध्वनियां। क्या बोला जाता है? वर्त्स्य। राजस्थान बोर्ड की किताबों में तो ऐसा उल्लेख कम ही मिलता है, लेकिन केंद्रीय निदेशालय जो हिंदी निदेशालय है वहां से जो किताबें प्रकाशित होती है उनमें वर्त्स्य का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। अब ठीक है, तो न स ज र ल, ये जो 5 ध्वनियां न स ज र ल, आप इसका क्रम यही याद रखिएगा, ये सारी वर्त्स्य। मैं अभी आपको वर्त्स्य के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा। उसके बाद देखिए, आप हमेशा याद रखना, कल भी हमने बात की थी कि च छ ज ज ये तालव्य हैं, ठीक है। और अगर आपको, जैसे हमने कल पढ़ा था ई और ई जो है ये तालव्य हैं, लेकिन हमने पढ़ा कोमल तालव्य कौन से हैं, तो अ और आ, यानी जो चीज कंठ है ना वो कोमल तालव्य भी है। तो च छ ज ज ये कठोर तालव्य है, लेकिन कोमल तालव्य पूछे तो क ख ग घ ये क्या कहलाएंगे? ये कोमल तालव्य व्यंजन कहलाएंगे। इसके अलावा क ख ग ज फ आ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये ग्रहित या आगत ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रहित या फिर आगत ध्वनियां कहलाती है। इसको आप विशेष विशेष याद रखिएगा, ठीक है ना बात। अब देखो, इसमें एक बहुत पेचीदा है, अगर ग्रहित या आगे आगत ध्वनियां पूछे तो ये कितनी है? ये 6 है। कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ग्रहित व्यंजन कितने हैं तो 5 हैं। अगर आपसे पूछे ग्रहित स्वर कितने हैं तो आ है। अब मुझे एक कमेंट देखने को मिला था कल की क्लास में, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, वो जो सारणी आपके दिमाग में चल रही होगी, मैं छोटी सी बनाता हूं एक बार, वो सारणी इस तरह से थी, तो उसमें हमने जैसे अ यहां रखा था, फिर ई यहां रखी थी, ऊ यहां रखा था, तो और यहां ऊ बड़ा था, यहां ओ था और यहां था औ। तो उसने पूछा था कि सर इस आ को न तो ये आ है और न ही ये ओ है, ये बीच की ध्वनि कहलाती है आ और ओ के, इसको कहां रखेंगे? तो इसको आप यहां रखोगे, ओ जहां रखते हो ना उसके ठीक पास रखोगे। याद रखना ग्रहित में केवल आ है। अब अगर ये बात किसी के समझ नहीं आ रही है तो पिछली क्लास जरूर देखें, पिछली क्लास देखेगा उसी के समझ आएगी, वरना आपको लगेगा अरे सर क्या समझा रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो अ ई उ, इसमें आ जो है वो ओ के पास आएगा, जैसे हमने री कहा था ना ई के पास आएगा, ठीक वैसे ही, ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूं। तो अगर आपसे पूछे कि व्यंजन कितने हैं तो 5, ग्रहित या आगत मतलब दूसरी भाषाओं से हमने ग्रहण किए हैं। और अगर स्वर पूछे तो 1 और टोटल पूछे तो कितने हैं? 6। मजाल है कोई क्वेश्चन बाहर चला जाएगा? इम्पॉसिबल, जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। देखो एक चीज को आप और भी बता देता हूं, जैसे अगर आपसे मान लो पूछे, एक प्रश्न और आ जाए, हिंदी में मूल वर्ण, हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं? तो हमेशा याद रखना हिंदी में मूल वर्ण, सॉरी वर्ण पूछ लिया इसने, हिंदी में मूल वर्ण अगर पूछ ले तो ध्यान रखना 44, और अगर मूल व्यंजन पूछ ले तब कितने हैं? 33, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 33 नहीं है तो दावे के साथ कहता हूं दूसरा ऑप्शन 35 होगा, तब 35 राइट कर देना। पहले नंबर पे 33 राइट करोगे, अगर ये 33 नहीं है तो क्या ये राइट कर देना? 35। ध्यान रखना हिंदी, क्योंकि हिंदी में जब मूल वर्ण व्यंजन पूछे जाएंगे तो 33 ही होते हैं। लेकिन आर्येंद्र शर्मा की जो किताब है वो वास्तव में आती है, जैसे पहले एक अशोक शर्मा चलते थे और एक आर्येंद्र शर्मा, उन्होंने जो है वो 33 में प्लस ये ड और ढ को भी ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता देता हूं कि अगर पेपर में 33 है तो 33 करो, सर दोनों आ जाए तो क्या करना है? दोनों आ जाए तो 33 ही करना है, क्योंकि 33 ही ऑथेंटिक है, मानक में 33 ही शामिल है। 35 तो 33 ऑप्शन न होने की कंडीशन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में भी आपको वो एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूं। अब मान लो संयुक्त व्यंजन पूछे तो संयुक्त व्यंजन 4 है, क धन श क्ष, त्र में त धन र, ज्ञ में ज धन य, श में धन श। ये बिल्कुल सही वर्गीकरण किया हुआ है, इसी तरह से ये टूटते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके पेपर में ये तो आया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इस प्रकार से कि भाई श है, उसका टुकड़ा क धन श धन अ, ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा। अब मान लो इन दोनों में से एक सही बताना है तो कौन सा बताओगे?
सर पेपर में दोनों आ जाए तो, हाँ दोनों आ जाए तो, उस वक्त सही कौन बताना है? तो उस वक्त सही ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या दे दिया, यहां पर ये पूरे वर्ण दे दिए, जबकि हिसाब से नियमानुसार क्या होना चाहिए था, यहां पर ये होना चाहिए था कि आपको श को तोड़ते तो श धन अ होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए, र धन अ होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए था, जो ये दे दिया ज धन य, तो य धन अ होना चाहिए था, और यहां पर भी सेम क्या हो जाएगा, र धन अ। इस प्रकार से इसको पूरा तोड़ना पड़ता है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मैंने जो बताया वो तरीका सही है, अगर वो नहीं ऑप्शन में तो फिर आपको ऐसे करना ही है। उसके बाद आता है व्यंजन गुच्छ, कि आखिर व्यंजन गुच्छ क्या होता है। क्या पूछा है, व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं। ये रेलवे ग्रामीण बैंक में ज्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान होना चाहिए। व्यंजन का गुच्छे का यूं मतलब है, जब आधा और एक पूरा वर्ण होगा, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ण होंगे, दोनों अलग वर्ण होंगे, दोनों अलग अलग वर्ण होंगे, ठीक है। जैसे आधा क है, पूरा यह है, आधा श च है, आधा स क है, आधा ड़ और ढ है, आधा द और ध है। तो ये सारे गुच्छे हैं व्यंजन के, दो अलग अलग व्यंजनों के गुच्छे हैं। द्वित्व क्या होता है, द्वित्व का मतलब होता है सेम वर्ण दो बार आता है, आधा पूरा आधा पूरा आधा पूरा, त त ट ट च च ल ल। तो ये व्यंजन गुच्छ है और ये द्वित्व व्यंजन है। क्या है, व्यंजन गुच्छ और द्वित्व व्यंजन। देखो जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो चीज समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ आ रही है। कोई मैं आज एक कमेंट देख रहा था, ऋचा मैडम की जो क्लास आती है 3 बजे, तो पॉलिटी वाली क्लास में कमेंट आया था कि सबसे अच्छी बात है कि अपना ज्ञान नहीं झाड़ते और जो चीज है उसको एकदम सरल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सर आप दोनों टीचर, ठीक है भाई, मैं करता हूं, लेकिन ऋचा मैडम भी जीके में बराबर ऐसा ही प्रयास करते हैं कि पॉलिटी को बहुत इजी बना के रखा। और मैं आपको बता दूं, कोई माने न माने, किसको मनाते फिरे, इतना हिंदू राजस्थान की जनसंख्या अब 6.86 से काफी ऊपर चली गई है, तो कोई माने ना माने, लेकिन वास्तविकता यही है कि उनके पॉलिटी के नोट्स बड़े अच्छे हैं। इसीलिए मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके के में तो पीपीटी आज मैं और अपलोड करूंगा, इतने दिन से काफी अपलोड नहीं हुई, आज पीपीटी रूपी नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं। तो इतने अच्छे नोट्स हैं, अगर आप पॉलिटी पढ़ लोगे ना, सेकंड ग्रेड में कहीं बाहर नहीं जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं बाहर नहीं जाएगा, और उसमें तो शायद है ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड में शायद मेरे ख्याल से नहीं है। तो आप बढ़िया तरीके से 3 बजे जीके दे रखा है, इतिहास और संस्कृति जरूर देंगे, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। और पता, मैं देखो रियल बताऊं आपको, मैं स्कूल जाने के बाद में क्या होता है कि यहाँ जब मैडम क्लास रिकॉर्ड करने आते हैं तो उनसे टेक्निकल पार नहीं पड़ती, टेक्निकल कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है, फिर वो कहते हैं सर पार नहीं पड़ रही, तो मुझे कहना पड़ता है भाई आज आज रुको, अब कल रिकॉर्ड करेंगे, मैं आके देखूंगा। अब मैं आके देख रहा हूं तो एकदम क्लास एकदम सही हो गई, तो रामायण ये हो जाती है, ठीक है। फिर भी देखो हार नहीं माननी चाहिए, परिस्थितियों से संघर्ष करते रहो और अच्छी क्लासेस देते रहो। आपने फर्स्ट क्लास को एक ही दिन के अंदर 1000 लाइक पहुंचा दिया, 5000 व्यूज पहुंचा दिए, ये आप लोगों का पहली क्लास का सहयोग था। मान के चलिए, आगे आगे देखिए कैसे कैसे टॉपिक आते हैं, कितना कुछ नया बताता हूं। आप ये सोचोगे यार इस टॉपिक में इतना नया था तो हमें हमारे पहले के टीचर्स ने बताया क्यों नहीं, और अगर बताया नहीं तो फिर इसका मतलब गलती किसकी थी, उनकी थी हमारी थी? नहीं, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जरूरी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, जहां अति हो रही है वहां छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान में नहीं होगी, आप एज ए टीचर बन के जाओगे, आप पढ़ाओगे क्या? आपको ध्यान होना ही चाहिए। चलिए, तो ये इतने नाम पढ़े। अब मैं आपको एकदम से हाथ बांध के पूछ लेना पार्श्व कौन सा, आप तुरंत बोलोगे ल, लुंठित र, उत्क्षिप्त ड़ ढ। उत्क्षिप्त कौन सा है? ड़ ढ, है ना। इस तरह से और भी बहुत से हैं, ठीक है। ये फोन आ रहा है, हाँ चलो छोड़ो। तो इस तरह से एक एक वर्ण आपके दिमाग में चलना चाहिए। काकल्य कौन सा है, नाभिक्य कौन सा है, उत्क्षिप्त कौन सा है, ईशत विवृत कौन सा है, ईशत स्पष्ट कौन सा है, द्विगुणी कौन सा है, द्वि स्पष्ट कौन सा है, ठीक है, अंतस कौन सा है, संघर्षहीन कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है, अल्प विवृत कौन सा है, विवृत कौन सा है, संवृत कौन सा है, अर्ध संवृत कौन सा है, A to Z आपके दिमाग में चलने चाहिए। अब हम जब पूरे वर्णों को डिवाइड करते हैं तो दो प्रकार से ये बांटे जाते हैं। एक तो सांस वायु के अनुसार, यानी श्वास वायु या प्राण वायु, कि हमारे मुख से कितनी हवा, किसमें, किन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलती है और किन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलती है। तो जब हम टोटल वर्णों को, यानी टोटल वर्ण कितने, जब हम 44 को बांटते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे मुख से किन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है और किन में ज्यादा हवा निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलती है उनको बोला जाता है अल्प प्राण। अल्प यानी थोड़ा, प्राण यानी श्वास कम निकलती है।
और दूसरा होता है महाप्राण। महाप्राण यानी जिसमें ज्यादा श्वास निकलती है वो होते हैं महाप्राण। अब बात आई कि सर 44 वर्णों में, ये देखो 44 लिखे हुए हैं, ये सारे 44 ये लिखे हुए हैं, इनमें सर कौन सा अल्प प्राण का कौन सा महाप्राण का हम कैसे याद करेंगे, कैसे याद नहीं करेंगे? तो आप ध्यान रखो, एक याद कर लो कि महाप्राण जो हैं उनकी ट्रिक क्या है? द्विचय ऊष्म महाप्राण। क्या ट्रिक है? द्विचय ऊष्म महाप्राण। द्वि यानी दूसरा, च यानी चौथा, और ऊष्म यानी ऊष्म, ये सारे क्या होते हैं? महाप्राण। यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो ये देखिए, हर वर्ग का दूसरा, ये चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं? ये होते हैं महाप्राण। ठीक है। द्विचय ऊष्म, तो ऊष्म कौन से हैं? ये हैं ऊष्म। तो द्विचय ऊष्म महाप्राण है, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। अब आपको अल्प प्राण याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बचा कौन सा? पहला, तीसरा, पांचवा, और सारे स्वर बच गए और इधर अंतस्थ बच गए। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हो? देखो, इसको याद करने का तरीका आपको बताता हूं। इसको यूं याद कर सकते हो, 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण। ये देखो, इसकी भी मैंने ट्रिक बना दी। 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है और द्विचय ऊष्म महाप्राण है। 135 मतलब हुआ पहला, तीसरा, पांचवा, अंत यानी अंतस्थ, स्वर यानी स्वर, अल्प प्राण यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और स्वर, ये सारे अल्प प्राण, और द्विचय ऊष्म महाप्राण। समझ आ गई बात? ये हो गया श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से हैं? 135 अंतः स्वरा अल्प प्राण है। महाप्राण कौन से हैं? द्विचय ऊष्म महाप्राण है। आगे चलिए, फिर हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि गूंज, ध्वनि या कंपन के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो गूंज, ध्वनि या कंपन के आधार पे वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सघोष और एक होता है अघोष। सघोष और अघोष। अब इसका मतलब यह हुआ कि सघोष, घोष का मतलब होता है कुछ वर्णों में गूंज ज्यादा होती है और कुछ में क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। बात समझ गए? कुछ में होती है कम। तो अब हम देखते हैं, चलो, तो वही सेम, ये 44 है और 44 में किन में कम होती है, किस में ज्यादा होती है? तो आप याद रखो, इसमें आप ट्रिक याद करोगे किसकी? इसमें आप ट्रिक याद करो सघोष की। किसकी याद करोगे? सघोष की। सघोष की ट्रिक क्या है? तिचोपांत है स्वरा सघोषा। तिचोपांत है स्वरा सघोषा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंत यानी अंतस्थ और केवल ह, और इधर सारे स्वर, ये सघोष हैं। अब यहां देखते हैं, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अंत यानी ये जो अंतस्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से अंतस्थ हैं? ये जो अंतस्थ, तिचोपांत, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, और फिर ये कह रहा है ह, यहां से हम इस बार केवल ह को लेंगे। तो तिचोपांत ह, ये सारे स्वर, ये सारे स्वर, ये क्या हैं? सघोष हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, ह, स्वर, सघोष, ये सघोष हैं। अब पूछ लिया कि अघोष कौन से हैं, तो अब बचे कौन से हैं वो देख लो। तो सर इसमें तो पहला, दूसरा बच गया, हर वर्ग का पहला, दूसरा, और ये तीन भाई बच गए, बस इतना ही बचा है सर, बस। तो हर वर्ग का पहला, दूसरा और ये तीन भाई, ये सारे क्या हो जाएंगे? अघोष। ये सारे क्या हो जाएंगे? अघोष। अब इससे सिंपल और क्या ट्रिक याद करोगे? तिचोपांत है स्वरा सघोषा, तिचोपांत है स्वरा सघोषा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना? अब ये जो अघोष होते हैं, इनको आपको पता है अघोष का एक दूसरा नाम क्या है? इनका नाम है परुष व्यंजन। क्या बोलते हैं? परुष यानी कठोर। और ये जो होते हैं सघोष, इनको बोला जाता है मृदु। सघोष को बोला जाता है मृदु और अघोष को बोला जाता है परुष व्यंजन। तो आपको यह भी याद रह सकती है, याद रखना भी चाहिए। अब बहुत ईजी है, आप घर का कोई भी काम कर रहे हो,
आप चाहे रोटी बट रहे हो, तिचोपांत है स्वरा सगोसा, तिचोपांत है स्वरा सगोसा। आप चाहे घर का कोई भी काम कर रहे हो, साफ सफाई, द्विचय उष्म महाप्राण है, दीपावली की सफाई है, द्विचय उष्म महाप्राण है, झाड़ू लगा रहे, द्विचय उष्म महाप्राण है, द्विचय उष्म महा, आनंद से द्विचय उष्म महाप्राण, तिचोपांत है स्वरा सगोसा, लुंठित र है, प्रकंपित र है, पार्श्विक ल है, संघर्षहीन अल्प विवृत अर्ध स्वर जो है यह वह है, और अपने क्या श श ह, श श श, ये तीनों जो हैं वो ऊष्म है या संघर्षी हैं, ह काकल्य नाभिक्य, या फिर क्या है दूसरा बताओ, अली जीवा है। इस तरह से डढ़ है, उच्छिप्त है, तड़नजात है, द्विस्पष्ट है, द्विगुणी है। आप आराम से याद कर सकते हो, काम करते जाओ। द्विचय उसमें महाप्राण है, तिचोपांत है स्वरा सगोसा, तिचोपांत है स्वरा सगोसा। इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएंगे। ध्यान रखें, आज सेकंड क्लास है और कल पूरे वर्ण टॉपिक का टेस्ट है। तो देखते हैं आपका 2 दिन में कितना अच्छा टॉपिक तैयार होता है, कितने क्वेश्चन सही करते हैं, है ना। अब बात करेंगे उच्चारण स्थान की, कि कौन सा वर्ण कहां कहां से, यानी इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, कहां कहां से बोला जाता है। फिर मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा लॉजिक यहां बताऊंगा, कुछ नई चीजें, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखो, अकह विसर्ग कंठाराम, क्या है, अकह विसर्ग। तो आप देख सकते हैं अकह विसर्ग कंठाराम, ये तो आपको कंठ के कारण बोलना है। अकह विसर्ग कंठाराम, अकह विसर्ग कंठाराम, अकह विसर्ग कंठाराम, यानी इसमें अ आ, ये दोनों अ, यानी अ से तो अ आ ले लेंगे, क वर्ग और ह ये कंठ से बोले जाते हैं। ईचू यसानाम तालु, तो यानी ई ई च वर्ग और य और श, याद रखना ये स संकर जो है वो तालव्य हैं। तो ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु, अकह विसर्ग कंठाराम, ईचू यसानाम तालु। उसके बाद देखिए, रेर टुर शाणाम मूर्धा, रेर ट वर्ग, रेर टुर शाणाम मूर्धा, रेर टुर शाणाम मूर्धा, रेर टुर शाणाम मूर्धा, है ना। संस्कृत के अकॉर्डिंग नहीं, अपने शॉर्ट याद रहो, रेर टुर शाणाम मूर्धा, रेर टुर शाणाम मूर्धा, रेर टुर शाणाम मूर्धा। तुलसीदास दंता, तो तुलसीदास कह दो चाहे तुलसी राम कह दो, तुलसीदास, तो तलस तलस, ये जो तुलसी है तुलसी दांतों से नहीं खानी चाहिए, तो तलस जो है वो दांत। अब संस्कृत में है ऋतुलसानाम दंता, लेकिन हमें संस्कृत से मतलब नहीं है। तुलसीराम दंता, उपनामो ओष्ठो, यानी उ और प वर्ग ये ओष्ठे हैं। क्या है ये, ओष्ठ हैं। उपनामो ओष्ठो, ए दे तो कंठ तालु, यानी ए जो है वो कंठ, ए का मतलब होता है अ प्लस ई, इसका मतलब ये कंठ और ये तालु। तो ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और ई कंठ तालु। ओ दे तो कंठोष्ठ, ओ का मतलब आप समझ गए अ और उ, तो अ कंठ और उ ओष्ठ। तो ओ दे तो कंठोष्ठ, यानी ओ और उ कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ठ, और वह केवल दंतोष्ठ में, वह कहां से बोला जाता है, केवल दंतोष्ठ में। दंत यानी दंत्य, व, ठीक है ना, दंतोष्ठ में। बात समझ आ गई, तो वह केवल दंतोष्ठ में। और आप देखिए, पंचमाक्षर अनुस्वार नासिका, यानी पांचों वर्ण और प्लस यहां पे एक बिंदी कर रखी है मैंने, तो पंचमाक्षर अनुस्वार नासिका। अब देखो, जिन्होंने सेकंड ग्रेड का कोर्स ले रखा है उनको तो व्याकरण का अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मान लो कोई एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें केवल व्याकरण चाहिए उनको, तो उनके लिए व्याकरण का भी टेस्ट सीरीज भी हिंदी पॉइंट पर उपलब्ध है। और ये सारे नोट्स की पीडीएफ है एक साथ, तो एक साथ प्रिंट आउट निकलवा लें और क्लास के साथ साथ पढ़ें, बहुत फायदा होगा। व्याकरण कहीं नहीं जाएगी। लेकिन जो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड वाली ही लेना, ताकि उसमें उनको पूरा सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे। ये तो एलडीसी एसआई वगैरह कोई करें तो वो ले लेना, है ना। तो पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। इसके अलावा देखिए, जीवा मूल्य व्यंजन, ये 3 जो हैं इनको जीवा मूल्य व्यंजन कहा जाता है। ये जो जिनमें क्या लगा होता है, नीचे नुक्ता लगी होती है, क्या लगी होती है, नुक्ता लगी होती है, इनको जिह्वा मूल व्यंजन कहा जाता है। अब कहो सर हमें याद हुए, अकह विसर्ग कंठाराम, ईचु यसानाम तालु, रिर टुर शाणाम मूर्धा, तुलसीराम दंता, है ना, तुलसीराम दंता, उपनामो ओष्ठो, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्टर, वह केवल दंतोष्ट में पंचमाक्षर अनुस्वार है नासिका। और जीवा मूल्य व्यंजन में आ जाएंगे क ख ग। बात समझ गए, क ख ग, ये तीनों क्या कहलाएंगे, जीवा मूल्य व्यंजन कहलाएंगे। बस इसके बारे में ध्यान नहीं बल्कि विशेष याद रखना। अब आपको कुछ चीजें बताते हैं। देखो,
जैसे एक तो न का बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो पेपर में आपको पता है न जो है वर्ष्य भी है, जैसे मान लो न सरल में आप देखा है न वर्ष्य भी है, न जो है वो नासिका भी है, न जो है वो दंत्य भी है ना। तो अब हमें इसको न को जो है वो कहां रखना है कहां नहीं रखना है, इस बात को लेकर आपको पता नहीं होगा तो आप निश्चित रूप से गलतियां करोगे। तो अब बताओ मुझे इन तीनों में से क्रम सेट करके बताओ न का, कि न को अपने को कहां कहां रखना है, बताओ देखें। न को अगर मान लो ऑप्शन में ये तीनों आ जाए सपोज दैट, तो आप क्या बोलेंगे न निम्न में से कौन सा है, या न का निकटतम स्थान कौन सा है। तो इसमें क्रम लगाओ, वर्ष्य नासिका दंत्य में कौन सा क्रम होगा आपको बताओ। तो ध्यान रखना, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये इनका क्रम होता है। समझ गए? पहले नंबर पे ये नासिक्य है, दूसरे नंबर पे वर्ष्य है, और तीसरे नंबर पे ये क्या है, आप देख सकते हैं दंत्य है। अब बात आ जाए कि जैसे जो पंचम वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण, अब पंचम वर्ण आपको पता है कि ये वर्गीय भी होते हैं, यानी इनका वर्ग, और दूसरा ये नासिका, ये बोले जाते हैं नासिक, नासिक के भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आप कौन सा रखोगे, पहले उस, जैसे मान लो कोई भी वर्ग है उसका नाम या नासिका, तो पहले नंबर पे ये नासिका होते हैं, दूसरे नंबर पे उस वर्ग के माने जाएंगे, है ना। जो पंचम वर्ण हम बात कर रहे हैं कौन से, जो अंग है ना, य, न, म, ण, ये जो पांच है ना, इनमें पहले वर्ग का नाम तो बाद में आएगा, पहले ये नासिक्य में आएंगे। बाकी ये जो न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे जहां तक इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं बता रहा हूं, तो इसका विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष बचेगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल की क्लास में दूंगा, मैं आपको ल वगैरह का भी पूछूंगा, ठीक है, समझ गए बात आप। तो बस आज की क्लास में लगभग नहीं बल्कि 99% क्लियर है। कोई 1% कोई चीज अगर रह गई तो वो कल क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो शानदार टेस्ट सीरीज के साथ अपने ऐप जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है, याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत ऐप देख लेते हैं, ये लोगो विशेष ध्यान रखें हिंदी पॉइंट का, इस लोगो के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज कर दें। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन जो नीचे दिया हुआ है ना वीडियो के, आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहां ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप कभी भी ऐप डाउनलोड करें तो उस लिंक से ही डाउनलोड करें। और इन फ्यूचर मान लो कभी ऐप चले नहीं ना, तो ऐप को आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लिया करो, या अपडेट कर लिया करो। कई बार इसमें नए फीचर जुड़ते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपका चलता नहीं है, तो आप उसको अपडेट कर लिया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छी क्लास हुई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब चैनल। हमें दिसंबर नए यूं मान लीजिए 30 दिसंबर तक कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से 1 लाख क्रॉस करने, इसमें सहयोग करना है। टारगेट बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, मैं एक अकेला अगर 60,000 स्टूडेंट तक पहुंच सकता हूं, तो ये 60,000 स्टूडेंट अगर पर स्टूडेंट एक कैंडिडेट तक पहुंचे तो भी हम 1 लाख क्रॉस करते हैं। लेकिन आप इतने 5,000 स्टूडेंट तो पिछला वीडियो देख चुके हो, आप कोशिश करें कि एक एक स्टूडेंट, 5-5, 10-10 स्टूडेंट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वहां तक अपने चैनल को पहुंचाएं। ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी, और मैं समझूंगा हमारी मेहनत की जो है वो कद्र होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। कल मिलेंगे एक शानदार टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।